हेलो वेलकम बैक मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मार्केटिंग का पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने उसको देखा हुआ है, उसके बाद इस वीडियो पे आए हो। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे उसका, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो उसके एलिमेंट्स हैं, आपके मार्केटिंग के जो मेन मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना हम लोगों ने। चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो प्राइसिंग है, चाहे वो आपका प्रमोशन के बारे में बात करता है। जो हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर मार्केटिंग के पढ़े थे, फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने 13 पॉइंट्स पढ़े थे, आज हमने उनको डिटेल में डिस्कस करना है। तो एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद योर चैप्टर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मार्केट का मीनिंग समझा, मार्केटिंग क्या होता है, फीचर्स पढ़े थे, साथ साथ उसकी फिलॉसफीज पढ़ी थी हम लोगों ने। उसके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आपके रह गई फिलॉसफीज जो आपकी पांचों रहती हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। पहले प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, सोचने के बारे में कि प्रोडक्शन क्या है, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आ गए लोग, फिर उसके बाद बेचने पे आ गए कि सेल कैसे करें हम लोग, पर्सनल सेलिंग कैसे करें, फिर एंड में जाके मार्केटिंग की बात आई। और आजकल तो सोसाइटी के साथ मार्केटिंग को जोड़ा जाता है, तो सोसाइटल कंसेप्ट आजकल चलता है। उसके साथ हम लोगों ने इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। 13 फंक्शंस मैंने आपको लोगों को बताए थे, इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग। आज हम लोगों ने उसके मार्केटिंग मिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, आज हम लोगों ने पढ़ना उन्हीं 4 पीस को तोड़ना है, हमने डिवाइड करना है काफ़ी चीज़ों में। देखो, सबसे पहले हम लोगों को याद करना है कि 4 पीस है मार्केटिंग के, 4 पीस: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो आप, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रमोशन के बारे में। इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। अब आज हम लोग प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये चारों खत्म करेंगे हम लोग। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट अगर आपको बात बोलूँ, या वो गुड हो सकता है या वो सर्विस हो सकती है। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ होती है जिसको सेलर बेचता है ताकि कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो, और एज अ कंज्यूमर आप भी वही गुड्स लेते हो, वही सर्विसेज देते हो जिससे आपको लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट को लेने से पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाने के ऊपर जो मार्केटर चीज़ें सोचता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि मार्केटर कैसे नीड आइडेंटिफाई करता है और कैसे उस नीड को शेप बदलता है प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। जैसे कि मार्केटर को सपना तो आएगा नहीं ना कि हाँ यार उधर मार्केट के अंदर एसी की जरूरत है तो एसी बना दो, लेकिन मार्केटर पहले नीड को अच्छे से स्टडी करता है उस मार्केट सेगमेंट के ऊपर। मार्केट, अगर ये समझ लो एक मार्केट है, इस मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल घूमते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ आपको, चिल्ड्रन छोटे छोटे घूम रहे हैं, इसमें टीनेजर्स घूम रहे हैं, इसमें एडल्ट्स घूम रहे हैं, ऑलराइट। तो हर किसी, इसमें ओल्ड सिटीजन्स घूम रहे हैं। तो हर किसी का एक अपना अपना मार्केट सेगमेंट होता है, चाहे वो एज पे बांटे, ऑलराइट, चाहे वो अब एज को डिफरेंस लेके भी बना सकते हैं सेगमेंट। जैसे जॉनसन बेबी जो है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है सिर्फ, हिमालय जो है वो बच्चों के लिए भी बनाता है, वो ओल्ड एज के लिए बनाता है, और वो हमें एडल्ट्स के लिए भी बनाता है, एडोलेसेंट्स के लिए भी बनाता है। सो एक प्रोडक्ट के ऊपर जो जो मार्केटर को सोचना पड़ता है वो हम इस प्रोडक्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए प्रोडक्ट है वो 2 किस्म में डिवाइडेड होता है। एक होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर से मतलब आप लोगों का ये है, जो कंज्यूमर कौन से हो गए, जो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड की तरह काम करते हैं, जो कस्टमर अल्टीमेटली कस्टमर को जाके हाथ में मिलता है, जिसको आप लोग फाइनल गुड भी बोल देते हो कभी कभी। कंज्यूमर गुड को हमने पढ़ा था कि फाइनल गुड और कंज्यूमर गुड में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फाइनल गुड भी वही है जो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करता है और उसके बाद वो प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर से निकल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट है आपका, एक होता है कंज्यूमर गुड। अब कंज्यूमर गुड के अंदर भी 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं जो आपकी शॉपिंग एफर्ट्स के ऊपर बात करता है कि हाँ भाई आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितना आपने एफर्ट लगाया उस प्रोडक्ट को लेने में। एक होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी में बात करते हैं कि हाँ भाई कौन सा प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, कौन सा नॉन ड्यूरेबल है। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट्स क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज विच इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड satisfaction of certain need. A buyer buys a product or service for benefit it provides to him. 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट। एक प्रोडक्ट लेने पे आपको ना 3 किस्म के बेनिफिट मिलते हैं। एक होता है आपका फंक्शनल, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है सोशल।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक आईफोन लिया, ऑलराइट, आईफोन फंक्शन उसका क्या, कॉल कर सकते हो आप इधर से उधर लोगों को, ठीक है, फंक्शनल आपका हो गया। दूसरी बात करता है साइकोलॉजिकल, कि आपने जब आईफोन लेता है ना, इंसान सोचता है कि यार हाँ, अब मैं, इंसान अपने आप को एस्टीम फील करता है, कि इंसान बोलता है नहीं यार मैंने आईफोन ले लिया, वो अपने आप को थोड़ा फील करता है कि हाँ भाई मैं अलग हूँ दुनिया से, मेरे पास मेरी जो चॉइस है वो अच्छी है। और एक आता है आप लोगों का जो सोशल बेनिफिट्स है, जब आप आईफोन ले लेते हो ना, सोशली आपको आईफोन वाले भी इजीली एक्सेप्ट कर ले, आप कहीं जाओगे बोलेंगे आईफोन लेके आया लड़का, तो ये चीज़ आती है। वैसे मोटरसाइकिल पे देखो, है तो बाइक, चाहे आप मैं कहता हूँ कावासाकी निंजा ले लो, 900 सीसी ले लो, चाहे बंदे 150 सीसी ले लें, वो डिपेंड करता है, स्प्लेंडर ले लो, कोई फंक्शनल तो एक ही है ना कि यहाँ से वहाँ जाना। दूसरा ये बंदा प्राइड फील करता है, स्टीम फील करता है महंगी बाइक लेके। तीसरी चीज़ ये बात करता है इंसान कि हमें पैसे लगे हैं। तीसरी चीज़ बात करता है कि आप ना एक ग्रुप में शामिल होता है, जैसे रॉयल एनफील्ड अपना ग्रुप बना लेता है कि रॉयल एनफील्ड ही घूमेंगे संडे बाइक राइड्स में। और तो ये 3 किस्म के आपको बेनिफिट्स भी दिखते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या, एक आपको मैंने बताया कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और शॉपिंग एफर्ट्स के हिसाब से। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से एक बात करता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे आपके जो पेरिशेबल हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे फ्रूट वेजिटेबल, जो आपका 3-4 दिन चलता है, ये ड्यूरेबल इतना नहीं होता है, ऑलराइट। दूसरी बात करता है ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, गाड़ी, सोफा, फर्नीचर हो गया, ये ड्यूरेबल है, ये 10-10 साल आराम से चलते हैं, तो इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और तीसरी बात करते हैं सर्विसेज की, ठीक है। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज हुज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड फॉर सेल। जैसे कि ड्राई क्लीनिंग के लिए आपने कपड़े दिए, आपने किसी वकील के पास गए, उससे लीगल एडवाइस ले ली, डॉक्टर के पास गए। अब ये जो सर्विसेज है इनकी कोई ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं हम। 3 किस्म के हो गए नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूम्ड इन फ्यू यूजेज, जैसे टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, सोप, स्टेशनरी। दीज प्रोडक्ट्स कमांड अ स्मॉल मार्जिन, ये याद रखना। जैसे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, 10 रुपये की पेस्ट है, उसके ऊपर समझ लो उसको बनाने में 9 रुपये लगे, खर्चा खर्चा डाल के इंसान को 1-1 रुपया बचता है उन लोगों को। दे शुड बी मेड अवेलेबल इन मैनी लोकेशंस एंड नीड टू बी हैवीली एडवर्टाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नॉर्मली सर्वाइव मैनी ईयर, जैसे फ्रिज हो गया, रेडियो, बाईसाइकिल। दीज गुड्स आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड, कमांड हायर मार्जिन। उसके साथ साथ रिक्वायर ग्रेटर पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। ड्यूरेबल गुड बेचने के लिए ना आके हमेशा देखना सेलमैन साथ खड़ा ही रहता है। फ्रिज लेने जाते हो या एसी लेने जाते हो, देखना वहाँ पर सेलमैन खड़ा होता है। गाड़ी लेने जाते हो, वहाँ सेल्समैन खड़ा होता है पहले। यहाँ पे वो आपको फीचर्स बताता है प्रोडक्ट के, जो आपको नहीं पता, ठीक है। गारंटीज होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और लास्ट में सर्विसेज जो इंटेंजिबल एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की, जैसे कि आप कटिंग करवाते हो, अपनी हेयर कटिंग करवाते हो, पोस्टल सर्विसेज यूज़ करते हो, लॉयर के पास जाते हो, ये सब आगे आपके ड्यूरेबिलिटी में। एक आते हैं शॉपिंग एफर्ट्स के ऊपर। शॉपिंग एफर्ट मतलब कि जैसे कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, आप गए पास वाली दुकान के पास, उससे आपने एक सामान उठा के ले आए, तो कन्वीनियंस है, घर के पास आपके रिटेल दुकान खुली है, आपने उससे कुछ भी जो सामान था इजीली ले आए, तो इसके अंदर आपका शॉपिंग एफर्ट जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लीस्ट टाइम लगता है। इस पे तो एफर्ट में क्या लगेगा, बंदा गया, उठा, सीधे गया, मैगी लेके आ गया, एफर्ट ही नहीं है कोई भी, ठीक है। जैसे कि आइसक्रीम ले लो, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, दीज प्रोडक्ट्स हैव लो यूनिट वैल्यू एंड आर ब्रॉट इन स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कि इसको आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में आप जाते हो, 2 मैगी दे दो भैया, भैया 1 आटे की गुत्थी दे दो 10 किलो की, बस आ गए घर। दूसरे होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो, कंसिडरेबल टाइम अपना यूज़ करते हो। आप लोग उधर जाते हो, आप लोग ढूंढते हो सामान को अपने, तो उस पर आप लोग थोड़ा एफर्ट डालते हो, ठीक है ना, कि हाँ भाई उसके बारे में आप सोचते हो। जैसे कि फर्नीचर, एक दुकान पे देखने जाते हो बेड को, फिर एक दूसरी दुकान पे भी देखने जाते हो, तीसरी दुकान पे, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाते हो। तो इसके अंदर आप देखते हो थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 जगहों पे कंपेयर करके आप फाइनल गुड को खरीदते हो। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल क्लोथ्स हो गए, शूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, ठीक है ना। ज्वेलरी भी आप यही करते हो, मैं कह रहा हूँ शूज़ भी यही करता है। नाइकी में नहीं मिला कोई जूता, एडिडास चलेगा, एडिडास में नहीं मिला आप लोग रेड टेप चले गए, रेड टेप पे नहीं मिला आप लोग रीबॉक चले गए, तो ऐसी जगह पे होता है। और तीसरे होते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम एफर्ट अपना लगाते हो। लोग एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं लेने के लिए। मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईफोन। इंडिया में दुबई में आईफोन 16 लॉन्च हुआ ना, लोग दुबई चले गए आईफोन लेने के लिए। देखा कितनी बड़ी स्टोर्स के बाहर लाइन थी, कि इंसान एक दुकान के बाद एक एक दिन पहले से बैठ गए। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट के साथ ना ब्रांड लॉयल्टी जुड़ जाती है, और उधर आप लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाते हो। ऑलराइट, तो इसको आप बोलते हो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर क्या होता है आपका, कि इनकी डिमांड जो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, कि अगर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर भी दो ना, कंज्यूमर तब भी सामान खरीदता है। पढ़ाया था मैंने आपको, डिमांड के अंदर इनइलास्टिक डिमांड होती है। जब प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हो ना, कस्टमर तब भी सामान लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऑलराइट। सम पीपल, जैसे कि एंटीक्स की बात कर लो आप, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कटिंग करवाने के लिए चलो भाई, आप मैं आपको बोलूँगा मैं कटिंग कराने चलो, मेरा एक दोस्त था वो एक ही जगह कटिंग करवाता, वो बोलता भाई मैं जाता ही गीतांजलि सैलून हूँ, एक बोलता भाई मैं जाता ही जावेद हबीब हूँ। तो उसके दिमाग में ब्रांड लॉयल्टी बन गई है, चाहे वो उधर कटिंग 200 की भी करवा रहा है ना, कल को कटिंग 250 की भी हो जाएगी, 250 की भी कर देगा, तब भी वो वहीं से बाल कटवाएगा। ये बात भी आ गई समझ। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो मैं आपको बता रहा था, दूसरे किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, एक कंज्यूमर एक इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो गुड्स हैं जो आप लोगों के ना कैपिटल गुड्स की तरह यूज होते हैं, जो आप लोगों को ना फाइनल गुड बनाने में हेल्प करते हैं। ये किस्म से रॉ मटेरियल है जो यूज होता है ताकि आप फाइनल गुड प्रोड्यूस कर सको, ठीक है ना। इनपुट्स होते हैं ये किस्म के, दे आर मेंट फॉर नॉन पर्सनल एंड बिजनेस यूज। पर्सनली आप यूज़ नहीं करते, जैसे कंज्यूमर गुड्स तो पर्सनल यूज़ के लिए, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये बिजनेस यूज़ के लिए। ऑलराइट। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटीज। उसके साथ इंडस्ट्रियल गुड्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके मटेरियल्स एंड पार्ट्स, जिसके अंदर रॉ मटेरियल आता है। अब रॉ मटेरियल कैसे हो सकता है? रॉ मटेरियल आपका नेचुरल भी हो सकता है, समझ लो आपने लकड़ी लाई, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, लकड़ी आप लोग जंगल से लेके आए उठा के, वो नेचुरल है। एक होता है फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स जैसे कि आपने चिकन लाया, उसके एग्स बेच रहे हो, एग यूज़ हो रहा है उसका, उससे आप ऑमलेट बना के दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं फार्म प्रोडक्ट्स, या फिर आपके हो सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चर्ड एंड पार्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कंपोनेंट्स या कंपोनेंट के पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी बनाई, आपने कार बना के दी, जैसे उसके अंदर जो यूज़ हुआ उसमें स्टील यूज़ हुआ, वो मटेरियल है। लेकिन अगर आप लोगों ने वही गाड़ी का एक दरवाज़ा बनाना है तो उसके पार्ट्स की बात करते हैं कि आप पार्ट्स भी बना के देते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बताता था रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग फार्म प्रोडक्ट्स, जैसे कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड यूज़ होता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए आपके मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम, आयरन और, इसका इस्तेमाल भी करते हो। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर कंपोनेंट मटेरियल्स आ गए, जैसे ग्लास, आयरन यूज़ करते हो आप लोग। कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर जैसे गाड़ी के ऊपर टायर लगता है, गाड़ी के अंदर लाइटें लगती हैं, वो उसके कंपोनेंट के पार्ट्स हैं। लेकिन अगर मेन कंपोनेंट मटेरियल देखो तो गाड़ी में शीशा, तो ग्लास जो मेन है गाड़ी में तो लगना ही लगना है वो। उसके साथ साथ आयरन, प्लास्टिक, ये चीज़ें यूज़ होती है। उसके बाद आता है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स कौन सी होती हैं? जो प्रोडक्शन में यूज़ होती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन, लाइक एलिवेटर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। दूसरा होता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में जैसे हैंड टूल्स आप इस्तेमाल करते हो, फैक्स मशीन का यूज़ होता है, उसकी बात करता है। और लास्टली बात करता है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज की, जो शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, छोटा जिनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन बिल्कुल मिनिमम। वह बेचने के लिए काम आता है ना, जो आपका वहाँ पर हेल्प करता है। आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब सर उसको बेचने के लिए जो काम आता है वो सर्विसेज का आता है, कि हाँ भाई मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स, जैसे कि आपने उसके लिए पेंट्स रखे हैं, आप लोगों ने वो रखे हैं, कील रखे हैं, जो नेल्स बोलते हैं जिस चीज़ को। दूसरा ऑपरेटिंग सप्लाईज, जैसे कि लुब्रिकेंट्स, ऑयल डालते हो, इंजन ऑयल वगैरह, ये लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। राइटिंग पेपर, अगर आपने फैक्स मशीन लगाई है तो उसमें राइटिंग पेपर का इस्तेमाल होगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 3 किस्म के आगे। एक आते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो 2 किस्म में डिवाइडेड है। ऑलराइट, याद करने का तरीका क्या, देखो प्रोडक्ट्स एक होते हैं आपके कंज्यूमर, एक होते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है। यहाँ पर बनाता हूँ। इंडस्ट्रियल के अंदर 3 की चीज़ों की बात की मैंने, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं उसमें, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। कंज्यूमर के ऊपर तो सबसे पहले एक ड्यूरेबिलिटी पे काम आया, और एक शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व के ऊपर बात आई। शॉपिंग एफर्ट के ऊपर 3 चीज़ों की बात की मैंने, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, और एक जो होते हैं आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी में ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज की बात की मैंने। इंडस्ट्री के अंदर ये तीनों लिखे हैं मैंने। मटीरियल्स, जिसके अंदर मटीरियल एंड पार्ट यूज़ होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, एक कैपिटल आइटम्स और एक सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट्स के बारे में। अब इसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना भी ज़रूरी है। आप बोलोगे सर ब्रांडिंग क्या होती है? देखो बेसिकली ब्रांडिंग का मतलब तो बेसिक बच्चे समझ जाएंगे। ब्रांड हो गया जैसे कि सैमसंग ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, MI ब्रांड है, ठीक है। घड़ियों में बात करूंगा मैं, घड़ियों में भी ब्रांड्स होते हैं। कैसियो एक ब्रांड है, टिसॉट एक ब्रांड है, एप्पल की घड़ियाँ आ रही है आजकल, ठीक है। मैं रिसेंटली देख रहा था स्मार्ट वॉचेज़ के अंदर, स्मार्ट वॉचेज़ में भी 10 किस्म की कंपनी आ गई हैं। रियलमी भी अपनी बना रही है, MI भी बना रही है, सारा फर्क नहीं है, बस बना रहे हैं लोग। ऑलराइट, सो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बना दिया ना किसी मार्केटर ने, तो उसके दिमाग में 2 चीज़ आती है, या मैं इसको जेनरिक नेम से बेच दूं,
या मैं उसको ब्रांड के हिसाब से बेचूं। अच्छा, जेनरिक नेम क्या हो गया सर? जेनरिक नेम हो गया जैसे कि मैं फैन को फैन बोल के बेच दूं, ये फैन है सर, ये फोन है सर, ये घड़ी है सर। जेनरिक नेम होता है जो बेसिक नाम है ना प्रोडक्ट का, जो बनाया हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रिक, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फैन, सर मैंने क्या लेना है? फैन लेना है। फिर बंदा बोलता कौन सी कंपनी का लेगा? जब कौन सी कंपनी यूज हो गया ना, तब वो ब्रांड का नाम आ गया साथ में। तो बंदे को सोचना पड़ता है जेनरिक नेम के हिसाब से बेचूं या फिर मैं ब्रांड के हिसाब से बेचूं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देखो, घड़ी, अगर मैं बोलूँ घड़ी लेनी है, तो घड़ी लेने के बाद आप ब्रांड्स की बात करो, टिसॉट का बात करो, टाइमेक्स घड़ी का ब्रांड है, ठीक है ना, शॉपवॉर्ड है, कार्टियर है, कैसियो है, ओरिएंट स्विच, रोलेक्स तो चलो बहुत ऊपर, बालमन है, ओमेगा है, होबोल्ट है, सीको है, ये सारे कितने बड़े बड़े नाम है घड़ियों के, सिटीजन है, ठीक है ना। अब जब आपने घड़ी लेनी है तो घड़ी लेनी है, तो वो जेनरिक नेम है, घड़ी मीन्स जेनरिक नेम। लेकिन कौन से ब्रांड की लेनी है, वो ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग क्या होता है? एक नेम होता है, सिंबल होता है, जो किसी जेनरिक नेम के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से लोग सामान खरीदने में इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्टिंग बन जाती है चीज़ कि हाँ भाई इस ब्रांड का लेना चाहता हूँ। और ये ब्रांड के ऊपर ना लॉयल्टी बन जाती है कस्टमर्स की, कि उनको भरोसा आ जाता है कि ये ब्रांड हमको कभी निराश नहीं करेगा। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं एप्पल का ही फ़ोन लेता हूँ, ठीक है ना। फ़ोन लेना अलग बात है, अगर बंदा बोले एप्पल का ही फ़ोन लेता हूँ, इट मीन्स उसकी ब्रांड की तरफ लॉयलिटी है, कि हाँ भैया उसने एप्पल ही चलाया है, उसको एप्पल प्रोडक्ट के अंदर सेफ्टी लगती होगी, हो सकता है उसको ये उसको चुभता नहीं होगा, हो सकता है उसको कैमरा क्वालिटी अच्छी लगती हो सकता है उसको स्टेटस की वजह से लेना हो, लेकिन आज आके उसने ब्रांड तभी चूज किया, किसी रीजन की वजह से चूज किया, ब्रांड लॉयल्टी रखी है, ठीक है। मोस्ट मार्केटर्स गिव अ नेम टू देयर प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ देम, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर वन सेलर टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अगर आप किसी बाजार में चल जाओ, दुकान में, आपने बोला उसको शैम्पू दे दो, वो बोलेगा भैया 10 लगे कौन सा दूं, आप बोलोगे शैम्पू दे दो, वो कंफ्यूज हो जाए, वो कोई भी शैम्पू उठा के दे देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे ना भैया आपके पास क्लिनिक प्लस का शैम्पू है, तो आपको क्लिनिक प्लस ही हाथ में देगा। आप बोलोगे डव का है, तो आपको डव, क्योंकि आप ब्रांड को यूज करते हो। ब्रांड डव जो है, आप देख के उसको आइडिया कम लगा पाओगे, लेकिन नाम बोल के इजीली आइडिया हो जाएगा। डव के ऊपर भी एक निशान होता है जिससे पता चल जाएगा, वो उसका एक सिंबल भी है, नाम भी है। डव मैं जो ले रहा हूँ नाम है, सिंबल भी है। जैसे मैं बोलता हूँ को नाइकी, दूर से नाइकी मेरे को पता, मैकडोनल्ड्स को, चलो मैकडोनल्ड्स ले लो, मैकडोनल्ड्स को अगर हमने दूर से आइडेंटिफाई करना, क्या देखते हैं? हम देखते हैं ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एम लगाया होता है अपने मैकडोनल्ड्स के ऊपर, जो हमको दूर से दिखता है, तो इसका मतलब वहां पर मैकडोनल्ड्स है, ठीक है ना। एम क्या है? वो एक किस्म से उसको दिखा रहा है, उसका वो एक ना लोगो है। लेकिन जब आप मैकडोनल्ड्स बोलोगे ना, तो इसका मतलब वो ब्रांड का नाम है। नाम और सिंबल में फर्क है, ऑलराइट। जो ब्रांड है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्रांड का नाम, जो आप बोल सकते हो वर्बली, जिसको आप बोल सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैकडोनल्ड्स, नाइकी, रीबॉक, ठीक है। घड़ियों में बोलता हूँ कैसियो, ठीक है, मैं बोलता हूँ रोलेक्स, मैं ले जा रहा हूँ ना नाम, ये चीज़ है। और दूसरा होता है उसका ब्रांड का मार्क। मार्क का मतलब है उसको दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन उसको बोल नहीं सकते वो क्या है। जैसे रोलेक्स के ऊपर एक क्राउन टाइप का मार्क है, ठीक है ना, आपको थोड़ी पता, लेकिन आपको दिखेगा ना कि इसने ये मार्क है, तो आप पहचान जाओगे रोलेक्स की घड़ी। मैकडोनल्ड्स का एम देखोगे, आप पहचान जाओगे मैकडोनल्ड्स है। अमेजॉन का ए टू जी देखोगे, आप समझ जाओगे अमेजॉन है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक किस्म से उसका ब्रांड का मार्क होता है। इट अपेयर्स ए फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन, डिस्टिंग कलर स्कीम और लेटरिंग। ए टू जी अमेजॉन। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क वो चीज़ है, वो एक लीगल प्रोटेक्शन देता है आपके ब्रांड के नाम को या ब्रांड नेम को। ब्रांड के ऊपर जब आप लोग ना लीगली उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो ना, और उसका मतलब ये होता है कि उस नाम के सिवाय, उस सिंबल के सिवाय कोई उसको यूज नहीं कर सकता। वो मेरा सिंबल है, वो मैं ही यूज कर पाऊंगा। इससे क्या होता है? लीगली प्रोटेक्ट हो जाता है इंसान। तो हम लोग अपने ब्रांड्स को ट्रेडमार्क करवा लेते हैं। अब जैसे कि कैसे, नाइकी का, ये नाइकी लिखा है, ये नेम है, मैकडोनल्ड्स भी नेम है, ये दोनों देखो, ये सिंबल्स हैं इसके, ठीक है ना। नाइकी का सिंबल ये है, ठीक है ना, ये इसका मार्क है, ये भी मैकडोनल्ड्स का मार्क है, ऑलराइट। अब ये पूरा जो है ना, ये ब्रांड नेम है, और इसके ऊपर आप देख पाओगे ये एक छोटा सा निशान है, ये एक ट्रेडमार्क है। लीगली प्रोटेक्ट कर लिया इसको हम लोगों ने, कि आप लोग नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ। और जैसे मैकडोनल्ड्स के ऊपर भी है, यहाँ पर आप देखोगे रजिस्टर्ड है, आर, आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड है,
ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ और कोई यूज़ नहीं कर सकता। सो प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड भी ज़रूरी होता है, ब्रांड को भी देखना ज़रूरी होता है। अब करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ गुड ब्रांड नेम के ऊपर, एक गुड ब्रांड नेम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? सबसे पहली बात तो यही है कि वो ईजी टू रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ईजिली बोला जाना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हो गए, जैसे ये देखो लिवाइस, डीजल, जैक एंड जोन्सली, ये सब जीन्स बनाते हैं, सब के सब जीन्स बनाते हैं। आपको नाम पता चला, बोला लिवाइस से, आपको सबसे पहले दिमाग में आता है यार लिवाइस की जीन्स होती हैं, सबसे ऊपर दिमाग में, मेरे दिमाग में तो यही आता लिवाइस की जीन्स, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लिवाइस की जीन्स का नाम सुना। कपड़े शर्ट्स वगैरह तो बाद में आई, पहले हमने उनसे जीन्स का नाम सुना था। तो इसलिए इट शुड बी शॉर्ट, ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। जैसे कि पॉन्ड्स है, ठीक है, जैसे कि रिन, रिन के साबुन है हमारे कपड़े धोने के लिए। दूसरा, प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी बता दे ये लोग। उसके साथ साथ डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होने चाहिए, अनोखे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। फिर अडेप्टेबल होने चाहिए, कि अगर आपने पैकेजिंग करनी है उसमें भी आपका लोगो आराम से दिख जाए। अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेज में प्रमोट करना है वो भी आपको इजीली हो जाए, वैसा अडेप्टेबल होना चाहिए आपका एक ब्रांड। शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल, कि हाँ भाई जैसे देखो वन प्लस आया था, जब वन प्लस वालों ने सिर्फ फ़ोन लाया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी घड़ी भी ले आए हैं। अब अपने अपना साथ साथ वो आईपैड ले आए हैं, अपने साथ साथ वो ईयरफोन ले आए हैं, अपने साथ साथ चार्जर ले आए हैं। आईफोन आया था, सिर्फ फ़ोन आया, फिर अब आप देखो मैकबुक अलग चल रही है, उसका आईपैड अलग चल रहा है, चार्जर अलग बेच रहे हैं वो लोग, ईयरफोन अलग बेच रहे हैं वो लोग। सो ये जो चीज़ें हैं, तो इसमें अलग सी चीज़ें भी उसके अंदर शो हो जानी चाहिए। इतना कैपेबल होना चाहिए ब्रांड नेम आपका कि सब आपने कमोडेट कर दिया उसके बीच में। जैसे लिवाइस बोल रहा था मैं, लिवाइस जीन्स बनाता है, टी शर्ट्स में आ गया हुआ है, उसमें डेनिम के कपड़े, डेनिम के ऊपर शर्ट्स वगैरह आ जाती हैं आजकल, डेनिम के ट्राउजर्स आना शुरू हो गए, तो लिवाइस का ये सब फायदा है। उसके साथ साथ इट कैन बी इजी टू रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, मतलब कि उसको ना, नाम जो आपका है आपने रखा है अपने फर्म का या अपने ब्रांड का जो नाम रखा है, वो आपका लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए और लीगली प्रोटेक्ट होना चाहिए आराम से। दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि किसी और ने वैसा नाम रखा हुआ है। और उसके साथ साथ शुड हैव स्टेइंग पावर, रिटेंशन पावर होनी चाहिए उसकी। यूनिक नाम, लिवाइस यूनिक, एप्पल यूनिक, सैमसंग यूनिक, यहाँ से बात आ गई। उसके बाद आप प्रोडक्ट का आपने जब ब्रांडिंग कर लिया, उसके आपने सोचना है पैकेजिंग क्या है। आप बोलोगे सर पैकेजिंग के बारे में क्यों सोचेंगे लोग? देखो बच्चों, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आजकल आप देखो, आप किसी मॉल में जाते हो, मॉल में हम देखते हैं आजकल ना सेलमैन नहीं होते वहाँ बैठे हुए। आप वहाँ पर जाते हो आजकल, सर्विस आउटलेट्स, आप खुद ही सामान लो, ट्रॉली में डालो, चलो। अगर आप लोग, अगर आप लोगों को कोई यूनिक पैकेजिंग दिखती है ना किसी चीज़ की, आप उसको लेते हो, आप उसको ध्यान देते हो, आप बोलते हो यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तो पैकेजिंग ना आजकल अट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है ऐसे आउटलेट्स में जहाँ सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है, कि चीज़ देख के पसंद आती है पैकेज के हिसाब से। आप एक चीज़ का हाथ लगाते हो ना, पैकेट हाथ लगाते हो किसी चीज़ का, आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग। ठीक है ना, कि हाँ भैया यार, जैसे कि मैं बोलता हूँ, एक दो जूते आए, ठीक है, एक जूता बंदा लिफाफे में लेके आया, एक जूता जो बंदा था प्रॉपर डब्बे में बंद करा के लाया। तो इससे पता चलता है, तो बंदा लिफाफे में जूता लाया ना, बंदा समझ जाता है कि यार ये जूते की ना पैकेजिंग के हिसाब से आप समझ गए जूते की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो बंदा जूता डब्बे में लेके आया, उसमें शूज़ अच्छे से पैक किए हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर फिटिंग हुआ हुआ, डब्बा देख के हमें पता चलता है, आप बोलोगे यार प्रोडक्ट का डब्बा इतना अच्छा है, तो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी प्रोडक्ट की। यहाँ से भी बात आ जाती है। तो पैकेजिंग क्या होता है, इट एक्ट एज अ डिजाइनिंग और प्रोडक्ट के ऊपर कंटेनर रैपर लगाना, कि उसको प्रोटेक्शन भी देना। तीन किस्म की पैकेजिंग होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, और एक होती है ट्रांसपोर्ट या टर्शरी पैकेज। ठीक है, अब देखो प्राइमरी पैकेज क्या हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, टूथपेस्ट का। ठीक है, जो पेस्ट है आपकी, वो आपको हाथ में तो देता नहीं है दुकानदार के लिए पेस्ट, वो एक ट्यूब आती है पेस्ट की। ठीक है, वो जो ट्यूब है उस पेस्ट की, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब कि लेवल 1 ऑफ पैकेजिंग। ऑलराइट, जब उस पेस्ट को, जब दुकानदार आपको बेचता है, आप देखना वो पेस्ट आपको हाथ में ऐसे 10 वाली पेस्ट भी ना, उसका भी एक डब्बा आता है, एक ना कागज के, मतलब कि एक कार्डबोर्ड के अंदर वाला गत्ता होता है, उसके अंदर डाल के देता है वो आपको। आता है या नहीं? तो टूथपेस्ट के ऐसे आती है टूथपेस्ट आपकी, अगर देख पा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। और वही जब फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर किया है कि हाँ मुझे 50 टूथपेस्ट चाहिए, वो बंदा हाथ में तो लाएगा नहीं, ऑब्वियसली एक बॉक्स में लाएगा ट्रांसपोर्ट करने में, कि प्रोटेक्ट हो जाए मेरा सामान, ट्रांसपोर्ट कर पाए इजीली। तो उसको आप बोलते हैं कार्डबोर्ड का डब्बा, जो आपको इजीली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको आप बोलते हो टर्शरी या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग।
तो ऑब्वियस ही बात है प्राइमरी पैकेज कौन सा हो गया, जो रेफर्स टू प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, इन सम केसेस इट इज केप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट, जैसे सॉक्स का प्लास्टिक का पैकेट होता है, या फिर वेरेज इन अदर केसेस इट इज केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब, माचिस का जो माचिस निकालते हैं और जो मैच बॉक्स होता है उसको भी आपको संभाल के रखना पड़ता है, वो होती है आपकी प्राइमरी। या कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट सॉक्स का लिफाफा होता रहा, सॉक्स डाल ली, चिप्स का रैपर खोला, चिप्स खा लिया, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि अगर प्रोडक्ट जब तक रेडी टू यूज नहीं है, जब तक आप उसे खोला नहीं तब तक, जैसे कि जो आपको बता ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम कम्स इन कार्डबोर्ड बॉक्स, ये चीज़ की बात करें, व्हेन कंज्यूमर स्टार्ट्स यूजिंग शेविंग क्रीम दे विल डिस्पोज द बॉक्स बट रिटेन द प्राइमरी ट्यूब। देखा, वो आप रखते हो ट्यूब में ही रखते हो ना शेविंग फोम को या फिर टूथपेस्ट को, बाहर थोड़ी निकाल देते हो सारी की सारी। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट, जैसे कि टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर सेंड्स द गुड्स इन बॉक्सेस कंटेनिंग 20 और 100 यूनिट्स, डब्बे में आगे मैंने 100 टूथपेस्ट में इसने डब्बे में भेजी मेरे को, ईजी हो गया मेरे लिए। तो ये किस्म की पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा आपको मैं बता रहा था सर्विस आउटलेट वाला। उससे पहले एक और चीज़ याद रखो, आजकल पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन में बहुत बात की जाती है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी ना प्रोडक्ट की, उतना बंदा बोलेगा कि ये सेफ है, उतना आराम से बंदा बोलेगा नहीं यार ये सेफ से कर रहे हैं काम, अच्छी चीज़। इसीलिए बोलते हैं राइजिंग स्टैंडर्ड्स हेल्थ, जो आजकल स्टैंडर्ड हेल्थ लोगों की बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मोर पीपल हैव स्टार्टेड परचेजिंग पैक फूड्स एज द चांस ऑफ एडल्ट्रेशन इज मिनिमाइज। कि लोग बोलते हैं कि मिक्सअप नहीं होगा, इसमें गंदबला नहीं होगा, ज़्यादा इतना इतना डर्टी प्रोडक्ट नहीं होगा, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोग आजकल अच्छी पैकेजिंग वाला सामान पसंद करते हैं, इसलिए पैकेजिंग पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाली है प्रोडक्ट की। उसके साथ साथ सर्विस सेल्फ सर्विस आउटलेट में आपको बता रहा था कि जब से हम देख रहे हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट जितने बढ़ रहे हैं, सेलमैन नहीं होता बेचने के लिए सामान, इंसान पैकेजिंग के हिसाब से प्रोडक्ट उठा लेता है। जैसे ऑयल उठाया उसने बोला इसका पैकेज अच्छा नहीं है, तो उसने बोला इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। एक तरह से उसने डब्बा देखा अच्छा जिसकी पैकेजिंग है, उस बोला हाँ यार इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी पैकेजिंग अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो इसकी बात करता है। इनोवेशन के ऊपर आप देखो, एक टाइम था, आजकल देखो छोटी डब्बियाँ आती है दूध की, टेट्रा पैक आते हैं, 6-6 महीने तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो इनोवेशन के हिसाब से आप लोग, इनोवेशन के हिसाब से पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है। देखो उस टेट्रा पैक है वो 4-5 लेयरिंग होती है कि आपका जो दूध है जो आप यूज़ कर रहे हो वो 6 महीने तक आप खराब ना हो, लेकिन अब उधर वो भी लिखा था कि 3 दिन तक वो डब्बे में दूध ठीक रहेगा। 3-4 दिन तक आपने खोला हुआ है उसको फ्रिज में लगाओ, लेकिन 3-4 दिन तक वो ठीक भी रहेगा, वो लिखा होता है। तो ये जो चीज़ें बात करते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटीज, रीसेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, रीसेंट डेवलपमेंट्स है कि पैकेजिंग पे जो कर रहे हैं लोग, उनका प्रोडक्ट आराम से बिके। और उसके साथ साथ डिफ्रेंशिएशन करने में बेसिक चीज़ तो यही है ना, लेस का पैक आपको पोटैटो के चिप्स चाहिए, दूर से देख लोगे पैकेजिंग जिसका अट्रैक्टिव लगेगा। लेज आपको दूर से दिख गया, लेज ले लोगे, आपने देखा यार ये दूर से दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा दूर से दिख गया, नहीं यार मुझे लिटिल हार्ट्स दूर से दिख गए। तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ये प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाती है। लेस का जो पैकेट है उस पर लेस लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ बिकानो का एक चिप्स का पैकेट है, बंदा पैकेजिंग के हिसाब से आइडिया लगाता है कि नहीं ये लेना है, लेस लेना है, पैकेजिंग से देख लिया आपने, तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो गया और इजीली बिक भी गया। ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। बाय लुकिंग एट द पैकेज ऑफ हेयर ऑयल वन कैन मेक गेस अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्ड इन इट। उसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, फंक्शन सबसे पहले प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प कर देता है आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे कि आपने सॉस की बोतल लेने को दिख जाएगा, दूर से रेड कलर की बोतल है तो ये टोमेटो सॉस होगी। आपने क्रीम लेनी है, दूर से दिख जाएगा छोटे छोटे कंटेनर्स में क्रीम पड़ी होगी। पॉन्ड्स की चाहिए, पॉन्ड्स के ऊपर आपने देखा ब्लू कलर का एक अलग सा उसका डिज़ाइन होता है, आपको दिख जाता है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए कि हाँ भी क्लाइमेट से, लीकेज से, स्पॉइलेज से, इससे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है अच्छा पैकेजिंग करोगे तो। फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि टूथपेस्ट को आप लोगों को प्राइमरी पैकेज वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो कि आपको ईजी होगा यूज़ करने का प्रोडक्ट को, एक वो आगे बात। और प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में लिए कि आजकल पैकेजिंग हम देख रहे हैं, पैकेजिंग पे समझ लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, किसका एग्जांपल दूँ, फ़ोटो बनी होती है आजकल कुछ चीज़ों के ऊपर, किसी बड़े बड़े एक्टर्स की, पानी की बोतल विराट कोहली की फ़ोटो बनी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट कर। शाहरुख खान की फ़ोटो किस दिवाली में पटाखों के ऊपर दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, इन सबकी फ़ोटोएं लगी होती हैं। और सो प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। जब प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी, ठीक है, फिर आप लेबलिंग पे आ गए, ठीक है। अभी आपने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग की, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का पैकेजिंग की, अब आप उस पैकेज पे लेबल भी तो करोगे। लेबलिंग क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट खोलते हो, देखो ये दूर से हमने प्रोडक्ट देखा, ये एक शैम्पू है, ये एक शैम्पू है, ये एक शैम्पू है, ये एक शैम्पू है,
इसमें ये कौन सी कंपनी का है वो भी नहीं पता चल रहा, ना ये पता चल रहा है क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, ना ये पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कौन सी, आइडिया भी नहीं लग रहा। ठीक है, तो लेबल क्या है, ये है। इसके ऊपर भी हमको आइडिया नहीं है, इसमें भी लिखा हुआ है कि माइजन किस्टिन की कोई टी शर्ट है ये या कोई है, और ये बंदे का एड्रेस लिख दिया हुआ है। क्या ये लेबलिंग प्रॉपरली है? नहीं। लेबल क्या होता है, लेबल एक होता है कि प्रोडक्ट के पीछे ना, जैसे ये देखो आप, ये कप नूडल्स लग रहे हैं मुझे, कोई चीज़ होगी, ये देखो इसके ऊपर हेल्थ रेटिंग दी हुई है, इसमें आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं क्या क्या है, इसमें आपको पूरा बायोडाटा दिया हुआ है कि एक सर्विंग में क्या होगा, विटामिन कौन कौन से हैं, बार कोड स्कैनर है, कॉशन लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ। तो लेबलिंग एक प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्राइस, साइज, क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी, उसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ बताता है। ए टू जेड कहानी बताता प्रोडक्ट के बारे में है क्या। हम जब आज का प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, हम लोग 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं, फिर रेट पढ़ते हैं उसका। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग एक नॉर्मल सी चीज़ है। देखो अगर आपने कोई अगर आप नॉर्मल फूड देखोगे तो उसके ऊपर भी लेबल होता है, जैसे शुगर, शुगर वाले के ऊपर भी होगा कि ये अब बनी थी, ये एक्सपायर होने वाली है। जैसे शुगर ले लिया, ऑयल ले लिया आपने, या फिर आप इसको एक ना जनरली अट्रैक्टिव भी बना सकते हो लेबल को। जैसे ये लेबल कप नूडल्स के हैं, मैगी के, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऐसे यूज होते हैं लेबल्स, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव दिखेगा लोग। तो ये चीज़ें भी होती हैं लेबल में। सो लेबल क्या है आपको मैंने बताया। फंक्शंस कौन से सबसे पहले डिस्क्राइब करती है प्रोडक्ट के ऊपर कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। लेबल डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट्स, इट्स यूजेज, कॉशंस, स्पेसिफाइड्स कंटेंट्स। लेबल जो है आपका वो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होता है, तो उसके प्रोसीजर लिखा होता है क्या है। यहाँ टूथपेस्ट वाला ब्रांड लो, टूथपेस्ट के ऊपर भी लिखा होता है आपका कि ये टूथपेस्ट का क्या काम है, फाइटिंग टाइम गम प्रॉब्लम्स, आजकल लिखा होता है ना कि ये इससे इसका ये होता है, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ये टूथपेस्ट यूज़ करने से। लेबल का ये फ़ायदा भी है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में। जब आपने चिप्स लेना, आप दूर से देख सकते हो कि हाँ भाई कौन सा चिप्स है, ठीक है ना। इम्प्रिंटेड ऑन पैकेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉम नंबर ऑफ पैकेजेस व्हाट that which one is our favorite brand. And other information provided by labels include name, address of the manufacturer, net weight when packed, और उसकी manufacturing date, MRP maximum retail price and batch number। उसके साथ ग्रेडिंग, ये देखो ग्रेडिंग दिख रहा है आपको, ये लिखिए, ये फ्लेवर कौन सा है वो लिखा होगा। वैसे ही ग्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डव के ऊपर कंडीशनर्स के ऊपर किया होता है उन्होंने, दिस इज फॉर डव का शैम्पू आपने कभी यूज़ किया, उस पर देखना हेयर फॉल वाला अलग होता है, शाइनी वाला अलग होता है, सिल्की वाला अलग होता है। तो ये जो चीज़ें, जैसे दाल आप लेते हो, येलो दाल अलग है, रेड दाल अलग है, ब्लैक दाल अलग है, उसके साथ चाय है रेड लेबल आजकल येलो, उसके बाद मसाला चाय अलग है, ठीक है, इलायची वाली चाय अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ग्रेडिंग के प्रोडक्ट के, ये भी बताता है आप लोगों को पैकेज। ऑलराइट, उसके बाद प्रमोशन करने में हेल्प करता है। वो तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि हाँ भाई लेबल्स के ऊपर जैसे कि रिन का है दाग अच्छे हैं, और रिन का पता नहीं किसका, किसी का तो हमें लिखा है सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं, थम्स अप टेस्ट द थंडर, उस वजह से शेविंग क्रीम गेट 40% एक्स्ट्रा दिस टाइम, ठीक है, ये भी हेल्प करता है, फ्री टूथब्रश इनसाइड। ये सब सारी चीज़ें हैं लेबल पे लिखी जाती हैं। इसकी वजह से ऐसे लेबल लगे हो ना आपके किसी चीज़ पैकेज के ऊपर, इंसान लेता है, बाय 2 गेट 1 फ्री मैगी के ऊपर लगाओ, भाई लोग लेंगे। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, लेबल के अंदर सब कुछ लिखा होता है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है प्रोडक्ट के ऊपर, जो एक लॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो कोड्स हैं हमारे, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर यही एक्टिविटी अगर हमने नहीं लिखी जाएगी तो ये प्रोडक्ट को हम मार्केट में नहीं आने देंगे। आपको A to Z मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या आपने एडिटिव्स यूज़ किए हुए हैं, क्या क्या क्वांटिटी में आप यू बना रहे हो, कैसे आपने इसको बनाया है, प्रोसीजर क्या है बनाने का, सब कुछ ज़रूरी है। ऑलराइट, फिर हम आते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर। पहला प्रोडक्ट के ऊपर था, प्रोडक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा क्या होता है, उसकी ब्रांडिंग पढ़ी हमने, उसकी पैकेजिंग पढ़ी, अब लेबलिंग पढ़ ली, ठीक है। प्रोडक्ट क्या था वो पढ़ा, प्रोडक्ट के उसके बाद हमने प्रोडक्ट को जब पढ़ लिया था, उसके अंदर 3 चीज़ें हम और पढ़ रहे थे, ब्रांड, उसके बाद हमने पैकेजिंग, फिर हमने पढ़ा लेबल। अब हम पढ़ेंगे प्राइसिंग पे कि हाँ भैया प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़रूरी है, 4 पीस में से एक पीस प्राइस भी बोलता है। प्राइस क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने कोई गुड लेना है ना, कोई गुड लेना, उसको खरीदा आपने ताकि उसके बदले आपने पैसे दिए ताकि उसके बदले आपको गुड मिले, ठीक है ना, आपने कोई वैल्यू दी उसको, तब उसने आपको एक अपने आप के लिए एक गुड दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ गुड। उस जगह सर्विस का भी प्राइस होता है, डॉक्टर जो है आपको सर्विसेज देता है,
आप डॉक्टर को फीस देते हो 500 रुपीज़ की, 400 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की, ये चीज़ें भी आ गई। तो ये प्राइस सर्विस का है उसकी। तो उसी तरह प्राइस क्या बात करता है, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग। प्राइसिंग इज यूज एज अ रेगुलेटर ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जैसे हम बोलते हैं प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। तो ये रेगुलेटर है एक डिमांड का। उसके साथ साथ प्राइस इज एन इफेक्टिव कॉम्पिटिशन वेपन विच अफेक्ट्स द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग वाली चीज़। प्राइसिंग जो है इसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं प्राइस को, कि कौन कौन सा फैक्टर आपको इफेक्ट करेगा प्राइस को सेट करने के ऊपर। सबसे पहले एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही है। खुद प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अब देखो, हमने कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट, कॉस्टिंग वाला माइक्रो के अंदर पढ़ा था हमने कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर एक चीज़ होती थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट को बनाने में लगती है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्योंकि टोटल जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर से आपको प्राइसिंग सेट करना, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं है ना प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, उस हिसाब से आप प्राइस सेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट का। अगर एक प्रोडक्ट बनाने में आपको 10 रुपये लगे, आप उसका प्राइस ही 10 रुपये सेट कर दोगे, आपको कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से प्राइस करेंगे। दिस इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम, या एक फ्लोर प्राइस सेट करता है कि इधर तक तो प्रोडक्ट बेचना ही है। ये है 10 रुपये हमको लगे हैं तो इससे ऊपर बेचना है, इससे नीचे नहीं बेच सकते, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। एक मिनिमम फ्लोर प्राइस सेट हो जाता है। ऑल फर्म्स ट्राई टू कवर ऑल देयर कॉस्ट एंड एम टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स में बी सोल्ड एट अ प्राइस विच डज नॉट कवर ऑल द कॉस्ट। देखो, शॉर्ट रन के अंदर ना और लॉन्ग रन में फ़र्क है। शॉर्ट रन में अगर आपने प्रॉफिट कमाना है, आप उसको हाई प्राइस में सेट करते हो ताकि आपके पैसे रिकवर हो जाए। लेकिन लॉन्ग रन में ना आप उसका हायर प्राइस सेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट का। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप उसको लोअर प्राइस में रखते हो ताकि कंपटीशन भी हो जाए। अगर 10 रुपये की मैगी है ना, आपने अपनी मैगी भी 10 की निकाल दी, आप चाहते हो मार्केट शेयर बढ़ाना, तो लॉन्ग रन के अंदर आप लोग हाई प्राइसेस नहीं सेट करते, ये याद रखना। शॉर्ट रन में प्राइसेस हाई सेट कर लो, प्रॉफिट कमाओ, बाहर निकल जाओ। लॉन्ग रन में मार्केट शेयर बनाना मेन चीज होती है, मार्केट शेयर बनाना है आप लोगों ने, तो आप लोगों को प्राइस लो ही सेट करना पड़ता है कंपटीशन के हिसाब से। ऑल राइट, टोटल कॉस्ट क्या होगी, टीएफसी प्लस टीवीसी प्लस टीएसवीसी। टीएसवीसी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अभी बताऊंगा मैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बनाने से ज़्यादा या किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, फॉर रेंट, चाहे आप 100 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे 1000 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे 2000 प्रोडक्ट बनाओ, रेंट अगर 500 है तो रेंट 500 ही रहेगा, 600 नहीं हो जाएगा। वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो पड़ेगी पड़ेगी। सैलरी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो देनी ही देनी है, बंदा प्रोडक्शन करे ना करे तब भी देनी पड़ेगी। दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ पावर, फ्यूल, ज़्यादा मशीन यूज़ करोगे ज़्यादा फ्यूल लगाओगे, मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे तो फ्यूल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ लो, अगर आपका मशीन का यूजेज ज़ीरो है तो पेट्रोल का यूजेज मशीन में जो डलेगा डीजल आपका, वो भी ज़ीरो है। गाड़ी अगर आप चलाओगे तभी तो पेट्रोल डलाओगे, गाड़ी नहीं चलाओगे पेट्रोल भी नहीं डलाओगे। तो वो वेरिएबल कॉस्ट है जो बदलती है यूजेज के हिसाब से। तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल मतलब क्या होती है, वो कुछ हद तक फिक्स्ड होती है लेकिन थोड़ी सी उसमें वेरिएशन आती है। कैसे, जैसे बंदे की सैलरी 15,000 बोली है, 15,000 उसकी सैलरी बोली हुई है मैंने, वो उसकी फिक्स सैलरी है। लेकिन मैंने ये भी बोला हुआ कि अगर तेरी सेल ज़्यादा करेगा तो समझने, तेरे को मैं हर प्रोडक्ट बेचने पे ना तेरे को मैं 10-10 रुपये दूंगा, हर प्रोडक्ट बेचने में 10 रुपये। तो वो क्या है, जितने वो प्रोडक्ट बेचेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे, 10-10 रुपये तो नहीं मिलेंगे। तो उसके अंदर फिक्स्ड भी है सैलरी, उसके साथ थोड़े वेरिएबल भी ऐड किए हैं। कल को जब आप किसी कंपनी में कल को बड़े होते हो, ज्वाइन करते हो, कोई कंपनी में काम करते हो, तो इंसेंटिव आपको देती है कंपनी। वो यही है सेमी वेरिएबल। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे आप 10 प्रोडक्ट बेचोगे, हम आपको एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, सैलरी के ज़्यादा, सैलरी से ज़्यादा देंगे। वो चीज़ की बात करता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है यूटिलिटी और डिमांड। देखो, बेसिकली प्रोडक्ट की यूटिलिटी अगर होगी तभी लोग इंसान खरीदेगा। यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है कमोडिटी की एक यूटिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी अच्छी है, आप उसकी डिमांड तभी करोगे। क्योंकि एज ए रैशनल कंज्यूमर हम लोग चाहते हैं कम से कम पैसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले।
अगर चीज़ 10 रुपये की है ना तो उसमें 10 रुपये का वर्थ होना चाहिए, तभी आप लोगे, उसकी डिमांड तभी करोगे। तो यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूटिलिटी प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड, बायर सेट द अपर लिमिट, कि हाँ भैया अगर इस प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर ज़्यादा है ना तो कंज्यूमर 10 की जगह 50 रुपये भी दे देगा, लेकिन यही देगा। अगर आपको बोलूँ मैं, एक डोमिनोज का एक पिज़्ज़ा है, या चलो गीतांजलि है, ठीक है, गीतांजलि सलून है, कोई बंदा है जो पर्टिकुलर एक बंदे के पास ही बाल कटाता है और वो किसी के पास नहीं जाता, हेयर कटिंग सलून एक ही जाता है। उधर पहले प्राइस था 100 रुपीज़ कटिंग का, ठीक है। अब आपको पता है कि उस जगह पे आपने देखा कि उधर ना आप जाते रहते, उधर उन्होंने प्राइस 150 कर दिया। अगर आपको पता है कि मेरे को यहाँ पर 150 की जगह मैं 200 भी दे दूंगा ना, आप जाओगे, क्योंकि आपको यूटिलिटी लगती है उस जगह पे, आप जाते हो तो उतनी डिमांड आप जाते हो, उतनी डिमांड आप करते हो। वैसे प्रोडक्ट्स में भी चलता है। मैगी 10 से 11 हुई तब भी लोगों ने थोड़ी बहुत ली, 12 हुई तब भी थोड़ी ली, तब 13 या 14 15 16 20 रुपीज़ की एक मैगी का पैकेट हो जाएगा ना, लोग बोलेंगे रहने दे यार, बड़ी मैगी होगी, हम ये भी खा लेंगे। तो यूटिलिटी के ऊपर बात आ गई। फिर आगे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन डिपेंड, देखो अगर आपका मार्केट के अंदर एक आ गया ना, आपका अपर लिमिट भी डिसाइड कर दी प्राइस की आपकी यूटिलिटी और डिमांड ने, जो लोअर लिमिट प्राइस की थी जो आपकी, वो आपकी डिसाइड कर दी, आपको मैंने ऊपर बताया, जैसे कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट ने, प्रोडक्ट कॉस्ट ने आपकी लोअर लिमिट सेट कर दी एक प्राइस की। अब कंपटीशन आपको बताएगा कि आपने इधर रखना प्राइस या इधर रखना। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप हमेशा लोअर लिमिट पे प्राइस रखते हो, LLP, लोअर लिमिट प्राइस, क्योंकि आपको पता है मेरी एक जगह पे कंपटीशन इतना मैं नहीं ग्रो कर सकता ज़्यादा, लेकिन आपको पता है कंपटीशन मेरे इधर बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, तो अपर लिमिट प्राइस सेट करते हो कि इधर ज़्यादा बिक जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक, एक जगह पे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल तगड़ी बिक रही है, उसके बाद सारे ब्रांड पड़े, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है, अगर उसके पास 20 वाली थम्स अप है तो 20 की लिम्का है, 20 की स्प्राइट है, 20 की फैंटा है, ठीक है ना, 20 की उसके पास बाकी कोल्ड ड्रिंक है, 20 का जूस भी है। ऑब्वियसली बात है, कंपटीशन ज़्यादा तो उसने 20 ही रखा। अब उधर कंपटीशन नहीं है, उधर लोगों को पता है एक ही प्रोडक्ट चलता है, वो लिम्का बिकती है, तो लिम्का 20 से 25 हो जाएगा, तब भी लोग लिम्का ही लेंगे। तो उस जगह पे हायर लिमिटेड प्राइस सेट कर सकते हो आप। फिर आगे गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के ऊपर बात, कि गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस क्या है, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि कभी कभी गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। कैसे करती है, देखो एक बंदा था मेडिसिन वाला, उसको एक दवाई का मेडिसिन का पत्ता बनाने में जिसमें 10 गोली थी, उसको 30 रुपये 20 रुपये लगते थे, ठीक है। उसने क्या किया, इस प्राइस को सेट किया उसने 100 रुपीज़। अब उसको पता है यार वो वन नेसेसिटी गुड है, तो 150 भी कर दो, 200, अगर मैंने 200 किया तब भी लोग खरीद रहे हैं, उसने 250 के तब भी लोग खरीद रहे हैं। अब उसका दिमाग में लालच नहीं रुका, उसने उस प्रोडक्ट का प्राइस 2000 करने का सोच लिया। उस जगह गवर्नमेंट आई, बोलती भाई इधर आओ, इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, आपको पता है ये नेसेसिटी गुड है, लोगों को लेनी ज़रूरी ही ज़रूरी है, ये बेसिक मेडिसिन है लोगों के लिए, तो आप लोग इसका प्राइस 2000 रुपये कैसे रख सकते हो? नहीं, गवर्नमेंट ने इंटरव्यू, गवर्नमेंट वाला नहीं, इसका प्राइस तो 200 से ऊपर कर ही नहीं सकता। ये है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस जगह पे, प्राइसिस के ऊपर अगर आपको दिखता है कोई प्राइस, कोई पर गलत प्राइस सेट हो रहा है, कहीं अनएथिकल प्राइसिस सेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस जगह आ जाती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है कि हाँ भैया आपके प्राइस नहीं बढ़ेंगे, प्राइसिस कम रहेंगे। कि इस जगह पे गवर्नमेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना, कोई 20 रुपये का एक पत्ता बन रहा था, 10 टिक गोलियों का, 20 रुपये की एक स्ट्रिप पूरा बन रही थी, 200 की बेच रहे थे लोगों ने, उसको टेम्पटेशन आई, उसने बोला नहीं इसको महंगा करूंगा। गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द फर्म्स टू चेंज चार्ज हायर प्राइस एंड इंटरवीन टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ द ड्रग। ड्रग मेडिसिन है इधर। उसके साथ मार्केटिंग मेथड्स यूज के ऊपर बात करते हैं हम लोग, कि प्राइस फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, कि आप किस हिसाब से अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उधर भी इफेक्ट डालती है। कैसे इफेक्ट डालती है, जैसे कि इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड्स फ्री होम डिलीवरी, अगर कंपनी बोलते हैं हम फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं ना, तो वो 10 रुपये फालतू भी ले रहे हैं, जैसे कि जेप्टो, जैसे कि ब्लिंकिट। ब्लिंकिट अभी कितना यूज़ कर रहे हैं लोग, ब्लिंकिट के ऊपर भी यही है कि हाँ भाई, अगर ब्लिंकिट हो गया, ऑनलाइन अमेजोन वाले वो 10 रुपये ले लेते हैं कभी कभी डिलीवरी, बोले मैं घर में प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो 10 रुपये ज़्यादा देते, बंदा बोलता है हाँ ले ले भैया। तो यहाँ पर भी इफेक्ट करता है कि मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं वो लोग, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है फर्म का, प्रॉफिट कमाना, ऑब्वियसली बात है। अगर फर्म चाहती है प्रॉफिट कमाए शॉर्ट रन में, तो वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेगी।
वो 200-300 चार्ज कर लेगी। लेकिन अगर लॉन्ग रन में रहना तो हायर प्राइस चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में मार्केट शेयर को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं हम लोग मार्केट शेयर को कैप्चर करें, इसलिए वो लोग चाहते हैं, वो अपना ना ज़्यादा फर्क नहीं रखते, अगर 10 का सामान बना वो 11-12 रुपये का बेच देते हैं। ऑलराइट, ये तो है, एक प्रॉफिट बनाना तो है, लेकिन बाकी ऑब्जेक्टिव क्या? एक मार्केट शेयर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जो लॉन्ग रन में लोगों को करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो प्राइसेस सेट करने पड़ते हैं वो लोअर साइड पे करने पड़ते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट शेयर रहे। उसके साथ कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने की बात करता है कि हाँ भाई प्राइसिंग आपका ऐसा प्राइस सेट करो कि कॉम्पिटिशन जो मार्केट में उधर आप सर्वाइव कर पाओ। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वाले कितने कॉम्पिटिंग ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू, लिम्का, फैंटा, मिरिंडा, नाम बहुत है। तो इसके अंदर ऐसा प्राइस सेट करें कि हम लोग उधर सर्वाइव कर पाए उस मार्केट के अंदर। और तीसरा के अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, हायर प्राइस आर चार्ज टू कवर हाई क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वह आपको पता है एक प्रोडक्ट, जैसे आईफोन बनाने में क्वालिटी इतनी अच्छी यूज़ करते हैं आईफोन वाले, स्क्रीन क्वालिटीज़ हो गई, ये चीज़ें हो गई, इसलिए तो आईफोन महंगे आते हैं। सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, वो 1 लाख रुपए का क्यों, 1 लाख रुपीज़ का क्यों है? रीज़न है कोई? स्क्रीन बड़ी है, पेन है, काफ़ी फीचर्स अलग हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ बनाने में तो पैसे लगे होंगे, उसकी बात करते हैं। तो प्राइस के ऊपर ये बात थी। सो यहाँ आज हम लोग पार्ट 2 एंड करेंगे इसका। पार्ट 3 जो आएगा, एक और पार्ट इसका बनेगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर आज हम लोगों ने पहले 2 पीस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। प्रोडक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, उससे प्राइसिंग पूरा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसके साथ प्रमोशन का मिक्स पढ़ेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखो, यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। गुड बाय।